नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। चुनावी दंगल की तैयारी तो जोर शोर से चल ही रही है। आज इसकी तारीखों का ऐलान भी हो गया। पंजाब और गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव 4 फरवरी को होंगे। उत्तराखंड चुनाव 15 फरवरी को और मणिपुर में पोलिंग 4 और 8 मार्च को होंगी। सबसे बड़े राज्य और देश की राजनीति के लिए सबसे अहम उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच होंगे। सारे नतीजे 11 मार्च को सामने आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सारी पार्टियों ने जीत के दावे करने में जरा सी भी देर नहीं की। हमारी सरकारों की वापसी होगी गोवा के अंदर और पंजाब के अंदर। मणिपुर में कांग्रेस का कुशासन पूरी तरह से साफ होगा। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार में संलिप्त कांग्रेस वहां से साफ होगी। अखिलेश बाबू हर मोर्चे पर विफल रहे। वो षड्यंत्र से अपनी पार्टी की सत्ता तो हत्या सकते हैं, लेकिन सूबे की सत्ता उनसे बहुत दूर है। जिस प्रकार से लोगों की रोजी रोटी पर हमला किया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, और जिस प्रकार से नोटबंदी से देशबंदी लागू की है, ये सारी बातें चुनाव में मुद्दा बनकर आएंगी। हमें विश्वास है कि लोग सच का आईना मोदी जी को दिखाएंगे। आने वाले चुनाव में अखिलेश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाए, उसी पार्टी को, उसी समाजवादी पार्टी को वो समर्थन करें और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। चुनाव का ऐलान होते ही 16 विपक्षी दलों ने बजट के नए डेट का विरोध भी किया है। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में इन पार्टियों ने कहा कि 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को बजट का ऐलान करना सही नहीं है, क्योंकि इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल सकता है। चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध करूंगा कि केंद्र ने जो बजट सेशन चुनाव के बीच में बुलाया है, तो जैसे 2012 में बजट सेशन टाला गया था, इसको भी टालना चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार घोषणाएं जो करेगी उससे जनता प्रभावित होगी और चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। ये वही दल है जो कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की लोकप्रियता बहुत कम है, तो फिर वो बजट से क्यों परेशान। 2014 के चुनाव से भी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ। हर चुनाव से पहले होता है, वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या 5 राज्यों के चुनाव मोदी सरकार की परीक्षा है? एक तरफ से आप देखिए कि इसके पहले कितनी सारी चीजें हुई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, नोटबंदी हुई, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़ा दावा कर रही है। क्या इसे हम मोदी सरकार की नीतियों की परीक्षा माने? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय दे सकते हैं CNBC_आवाज हमारे ट्विटर हैंडल पर, और साथ ही SMS के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं 51818 पर। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से नरेंद्र तनेजा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक बंसल से बात करेंगे, और हमारे साथ यूपी की सियासत पर गहरी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह और संजय सिंह हैं, साथ ही CSDS के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद। स्वागत है आप सबका। शुरू करने से पहले हम आपको बताएं एक पोल के बारे में जो आया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि आज हम फोकस करेंगे आवाज अड्डा में उत्तर प्रदेश पर। ABP लोकनीति CSDS के ओपिनियन पोल के मुताबिक जो दिसंबर में किया गया है, उत्तर प्रदेश में बहुमत नहीं मिल रही है किसी भी पार्टी को, लेकिन 30% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी आगे है। 141 और 151 सीट के बीच में उनको मिल सकती है। ये अगर पिता और पुत्र का स्प्लिट नहीं होता है तब। बीजेपी दूसरे नंबर पर है इस पोल के मुताबिक 27% वोट शेयर के साथ। 129 और 139 सीटों के बीच में उनको मिल सकते हैं। BSP तीसरे नंबर पर बताया गया है 22% वोट शेयर के साथ, और कांग्रेस चौथे नंबर पर है 8% के वोट शेयर के साथ। तो इस संदर्भ में अब हम पूछेंगे हमारे सारे प्रवक्ताओं से और पैनलिस्ट से कि क्या सोचते हैं वो उत्तर प्रदेश के बारे में। संजीव मिश्रा जी, कम से कम इस पोल से तो एक बात साफ हो रही है कि अगर आपकी पार्टी में स्प्लिट हो जाती है, पिता और पुत्र में जो लड़ाई चल रही है वो ठीक नहीं हो पाती है, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा आप ही को भुगतना होगा और फायदा होगा नरेंद्र तनेजा की पार्टी बीजेपी को। देखिए तमन्ना जी, अब ये तो अगर और मगर वाली बात हो गई। बहुत फाइनल स्टेज पे है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह हमारा साइकिल, जिसने 4.5-5 साल में बहुत जबरदस्त उत्तर प्रदेश में विकास किया है, उस आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। तो हम तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जहां एक तरफ बड़े पैमाने पे
सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पूरा देश परेशान था। उत्तर प्रदेश तो निश्चित रूप से बहुत परेशान था, क्योंकि यहाँ के किसानों के साथ जो धोखा किया है केंद्र की मोदी सरकार ने, मैं समझता हूँ उसका पैमाना तय होगा। और हमारे लिए जो हमने लैपटॉप बांटे हैं, 19 लाख लैपटॉप बांटे, जो हमने समाजवादी पेंशन के माध्यम से 55 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया है, और जो समाजवादी आवास के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, या मल्टीनेशनल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और सिर्फ आप ही से नहीं, सारे पार्टियों के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो सवाल है उस पर हम केंद्रित रहें, और चुनाव प्रचार के कई दिन बचे हैं, इस डिबेट को माध्यम ना बनाएं अपने उपलब्धियां गिनाने की। प्लीज सर, हम्बल रिक्वेस्ट है। जी मिश्रा जी, मेरा सवाल था देखिए, हम अगर दूसरी पार्टियों का विरोध करेंगे, नहीं आप विरोध कीजिए, लेकिन आपकी पार्टी में अगर स्प्लिट होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान है। किसी भी हाल में आपको ये स्प्लिट से बचना है संजीव मिश्रा जी, ये मेरा आपसे सवाल है, इस पर अगर आप कृपया जवाब दें। निश्चित रूप से ये बात आप बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात है, और बहुत फाइनल स्टेज पे है। मैं आपके चैनल पे बहुत डंके की चोट पे ये बात कहना चाहता हूं कि साइकिल चुनाव चिन्ह और समाजवादी कुनबा एक होकर के उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव लड़ेगा, और जब आप 29 और 135 करीब, मुझे लगता है कि इसमें कम 50 सीटें आप कम दिखा रहे हैं। ओके, इस बीच एक और सर्वे जो अभी आ रहा है, नरेंद्र तनेजा जी, इसमें बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं 33% वोट शेयर के साथ, लेकिन फिर भी पूरी सीटें मिलना मुश्किल दिख रही हैं। क्या इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में, अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, और सामने आपके पास सीएम कैंडिडेट का फेस नहीं है? देखिए, तमन्ना सर्वे होता है, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं। 2014 का सर्वे हमारे बारे में क्या बोलता था सबको पता है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में सर्वे हुआ, कहा कि हिलरी जीतेंगे, वहां डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो सर्वे अपना होता है पूरे सम्मान के साथ। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपने कहा, मैं उससे असहमत हूं। आप तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है। आपके प्रवक्ता मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए, संजीव मिश्रा जी, अब ये पता नहीं कि कौन से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश वाली के हैं, शिवपाल वाली के हैं, मुलायम सिंह जी वाले के हैं, किसके, यही पता नहीं। यही कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश की जनता को है। तो ये पार्टी जो है समाजवादी पार्टी एक विकल्प, अभी वो सत्ता में होंगे, पहली बात विकास की गिनतियां गिना रहे थे, वहां मेट्रो और एक एक्सप्रेसवे, उसके अलावा वहां कोई काम हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई इनका अचीवमेंट नहीं है। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी जो पहले से ही बाहर थी, अब ये क्योंकि 4.25 साल काम नहीं किया, तो अब जनता का एक, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद रोकिए और इनसे कहिए 4.5 साल काम नहीं किया, 3 साल खान है वो बताएं। सही बात है आपकी सर, प्रचार से सब बचे, ये सब नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा, नहीं मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोगों के सामने विकल्प नहीं है, वो एक मात्र जो है दंगल है, मनोरंजन है, तमाशा है, वो लोगों ने खारिज कर दिया। अच्छा, जहां तक बात रही जो दूसरा बड़ा वहां पे दल है जो पहले पावर में भी रहा है, अच्छा पहले वो पावर में भी रहा है, बसपा की स्थिति ये हो गई है, बसपा का मतलब होता है बस्ता, मतलब पैसा है ना, वो बैड पार्टी है आज की तारीख में, उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा। इसलिए जो है लोगों के पास विकल्प क्या है, लोगों के पास विकल्प, अगर लोग देखिए उत्तर प्रदेश की, तमन्ना जी, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, किसान को अपना भला चाहिए, सबसे बड़ी सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए। तनेजा जी, आपने अभी कहा कि सर्वे में आप विश्वास नहीं करते हैं, आपने अभी कहा कि आप सर्वे में विश्वास नहीं करते। इंडिया टुडे एक्सेस की जो सर्वे अभी सामने आ रही है, इसके मुताबिक आपकी पार्टी को 206 से 216 सीट मिल रहे हैं। इसको आप गलत बताएंगे, इस अनुमान को? हम देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम भी अपने अंदर, हमारे को भी जानकारी है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई पंचायत नहीं जहां हम नहीं है, हमारा अपना वो है। उत्तर प्रदेश में 2017 में 11 मार्च को शाम को मैं आपसे बात करूंगा, सरकार वहां पे हमारी बनेगी, और उत्तर प्रदेश का कल्याण जब तक नहीं होता, भारत का कल्याण संभव नहीं, जनता तय कर चुकी है। और साथ साथ दंगल भी देख रही है, क्या बुराई है दंगल देखने में? दंगल का लेकिन फायदा किसको, नुकसान किसको, ये जरूरी है। और इसमें सुधींद्र भदौरिया जी, जो नजर आ रहा है इन सर्वेज के मुताबिक, हम कह रहे हैं कि ये सर्वेज है, इस पर आप कमेंट कीजिए, हम नहीं कह रहे हैं कि ये सच्चाई है। ये 2 ओपिनियन पोल आए हैं 2 अलग अलग जगहों से। इनके मुताबिक आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या बीएसपी इससे उभर पाएगी?
देखिए, ये जो सर्वे है पिछले 27 वर्षों से हम देख रहे हैं, हमें तो कोई नंबर मिलता नहीं है किसी सर्वे में। यहाँ पर आपने आम आदमी पार्टी को सर्वे, उसमें कोई नंबर नहीं दिए थे। अब वो 67 सीटें आ गए और भाजपा की 3 सीटें आई, बाकी पार्टियों का पता नहीं चला। यही बिहार के अंदर हाल हुआ। तो सर्वे को तो आप अपने किनारे रखिए। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, आप स्वयं मान रही हैं कि दंगल हो रहा है। मैं इटावा, मैनपुरी तमाम जिलों से घूमते हुए आया हूं, आज पहुंचा हूं। वहां पर मुलायम सिंह के लोग अखिलेश का पोस्टर फाड़ रहे हैं और पुतला जला रहे हैं, उनके लोग शिवपाल का और मुलायम सिंह का और जूतों से उसको रौंद रहे हैं। वहां पर लाठी चल रही है, एक दूसरे के दफ्तरों पर कब्जा हो रहा है। तो पहले ये चुनाव तो कम लड़ेंगे, आपस में ये केवल लड़ते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश को फायदा हो रहा है नोटबंदी से भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश को बड़ा फायदा हो रहा है। इन्होंने कोई रोजगार दिया नहीं है, किसानों के लिए कुछ किया नहीं। इसलिए बहन मायावती जी निसंदेह बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। नहीं, लेकिन इन सर्वेज में जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक अखिलेश को तो बड़ा फायदा हो रहा है सबका। और विवेक बंसल जी, आप उस सर्वे को मानिए, हम सर्वे को नकारते हैं संपूर्ण रूप से। अच्छा, ठीक है, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये आखिरी सच्चाई है। ये बस एक इंडिकेशन है, ये बस एक इंडिकेशन है। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये चुनाव के नतीजे, ये एक इंडिकेशन है जिससे हमें एक आइडिया मिल सकता है। गलत भी हो सकता है, का नहीं है। केवल इंडिकेशन इस चीज का है कि आपने केवल कुछ लोगों से, इसकी क्या मेथोडोलॉजी है, मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या ये सर्वे सही? CSDS ने भदौरिया जी से पूछिए कि 4.5 साल में 5 साल समाजवादी पार्टी को 29.9% वोट आए। अच्छा, देखिए, बहुत सारी पार्टियां सर्वे को नहीं मानती। मैं पूछ रहा हूं, 29.9% वोट आया। आप जो है सर्वे का आप उदाहरण देके लोगों को गुमराह मत करिए। असली बहस ये है कि गुंडा राज चाहिए, दंगा राज चाहिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, पार्टियों का हक है कि वो सर्वे को बिल्कुल ना माने, ये हम मानते हैं, आपका पूरा हक है। लेकिन जब सर्वे आपके पक्ष में हो, किसी के भी पार्टी के पक्ष में हो, तब आप उनको मानने लगे, फिर ये गलत है। नहीं मानते हैं तो हर बार ना माने। हमने कभी भी किसी भी समय सर्वे को नहीं माना। ओके, फेयर इनफ। विवेक बंसल जी, कभी भी किसी चुनाव में सर्वे पर ध्यान देके काम नहीं किया। हम हमेशा काम करते रहते हैं। ओके सर। विवेक बंसल जी, आपकी जो सरकार होती तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा करते हैं। मुख्यमंत्री पद की जो उम्मीदवार है उत्तर प्रदेश में, शीला दीक्षित जी का आज बयान है कि अगर सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन बनती है तो वो बहुत खुश है उम्मीदवारी छोड़ने के लिए, और वो चाहती है कि ये गठबंधन बने। क्या इसका रास्ता लगभग साफ हो गया है, तय हो गया है? देखिए, मैं आपकी इस बात में थोड़ा संशोधन करूंगा। शीला दीक्षित जी से जब उनसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि गठबंधन हो रहा है, तो स्वाभाविक है वो यही कहेंगी कि अगर गठबंधन हो रहा है तो मैं अपना कैंडिडेचर, तो कोई सवाल ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं होता अगर गठबंधन होता है। तो देखिए, जहां तक इसका बात है कि गठबंधन हो रहा है कि नहीं, वो एक भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा। पर मैं ये कह सकता हूं, कांग्रेस ने भी, जहां तक सब अपने अपने दावे ताल ठोक रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी तरह से पूरे अपने जो हमारी तैयारी 2012 में थी उससे कहीं अच्छी हमारी इस समय तैयारी है। और हमारी अपेक्षा जो परिणाम के संदर्भ में, उसके परिणाम रिजल्ट ओरिएंटेड मैं कहूंगा कि हमारी बहुत अच्छी है। और बहरहाल ये निर्णय तो पार्टी हाईकमान को करना है या दोनों दलों के नेताओं को करना है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। और हमने हमेशा, जहां पे भी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अगुवाई की है। अगर यहां पर भी ऐसा महसूस होगा कि सांप्रदायिक ताकतों को, बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़कर, हमने इसके बावजूद कि हमें सीटें कम मिली, हमने आगे बढ़कर देश की एकजुटता कहिए, सामाजिक समरसता कहिए, सांप्रदायिक सद्भाव, उसको लेकर हमने वहां समझौता किया। और वहां महागठबंधन का क्या परिणाम हुआ, अब यहां पर भी अगर होता है तो बिल्कुल यहां पर भी परिणाम अच्छे मिलेंगे। क्या होगा? 27 साल नहीं 27 साल तो ये की वजह, 27 साल कांग्रेस बेहाल हो गई क्या? मैं भदौरिया साहब आपके उसी के कह रहा हूं।
आपने जो गुंडा राज और कानून व्यवस्था को कहा, अगर आप आंकड़े देखेंगे 2002 के बाद चाहे वो बीएसपी का शासन काल रहा हो, अपराधीकरण परसेंटेज वाइज बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। गुंडा राज रामकृपाल जी, बहन जी के राज में तो सब कुछ रहा। अच्छा रामकृपाल जी, इस पूरे चुनावों में एक मिनट, सुनील भदौरिया जी एक मिनट, सुनील भदौरिया जी एक मिनट सर, सुनील भदौरिया जी और विवेक बंसल जी एक मिनट सर, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। हम अनुशासन से इस बहस को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे व्यूअर को कुछ मिले इस बहस से, प्लीज। सबसे बड़ा रुपया एक रामकृपाल जी, कांग्रेस की बात करते हुए विवेक बंसल जी रुक जाइए और जनता के प्लीज, विवेक बंसल जी रुक जाइए प्लीज सर, विवेक बंसल जी प्लीज सर। रामकृपाल जी, कांग्रेस की बात करते हुए बेस्ट केस सिनेरियो कांग्रेस के लिए इस वक्त क्या नजर आ रहा है? क्या ये है जो हमें लग रहा है, और आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कि पंजाब में कप्तान आगे निकल जाए, पंजाब उन्हें किसी तरह से मिल जाए और सपा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होके कुछ हो जाए उनके लिए अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में, ये बेस्ट केस सिनेरियो है कांग्रेस के लिए आज? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अवशेष है, यहां से उठेगी तो शेष होगी और विशेष बनने में अभी उसको वक्त लगेगा। तो कांग्रेस की थोड़ी बहुत लाज बंगाल में बच गई, थोड़ी बहुत लाज बिहार में बच गई, थोड़ी बहुत लाज अगर वो मिलते हैं इनसे तो निश्चित रूप से अखिलेश से अगर इनका समझौता हो जाता है तो कांग्रेस को निश्चित रूप से रहेगा। लेकिन कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, वहां वो मुख्यमंत्री बनाने या विकल्प होने नहीं जा रही है। हाँ, ये बात मैंने पहले भी कही हुई कि अगर कांग्रेस कहीं 50 के आसपास सीटें पाती है तो बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी वहां पे, ये भी तय है। कांग्रेस विल बी द किंग मेकर, जो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। देखिए तमन्ना जी, आज का सर्वे नतीजे जो बता रहे हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये सर्वे है जो आजाद हिंदुस्तान में पहली बार उत्तर प्रदेश में एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। वो ये ट्रेंड है कि त्रिकोणीय संघर्ष है और तीनों पार्टियां में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो 100 से नीचे हो। आप ये देखिए, बीजेपी और कांग्रेस इससे पहले होती थी लेकिन 50 का आंकड़ा नहीं पार करती थी, आप देख लीजिए, पिछली बार भी रहा है। लेकिन इस बार बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों में से कोई ऐसी पार्टी नहीं जो 100 से नीचे हो। तो देखिए, जहां त्रिकोणीय संघर्ष पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये बहुत जोखिम भरा काम है, क्योंकि प्रवक्ताओं को तो ये विशेषाधिकार होता है कि वो जीत का दावा करेंगे। 4 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इनका अधिकार है, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि सारी पार्टियां अंदर से कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं इस बार पहली बार त्रिकोणीय संघर्ष है, क्या नतीजे साफ साफ आएंगे। वो आत्मविश्वास तीनों में से किसी पार्टी के पास नहीं है और कांग्रेस के पास होने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, पार्टियां शायद कंफ्यूज है, सवाल है कि क्या वोटर कंफ्यूज है। हिलाल अहमद जी, अब बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर के रूप में नजर आ रही है दोनों सर्वेज में। इंडिया टुडे एक्सेस की सर्वे तो उनको बहुमत दे रही है और यहां पर नंबर 2 पर है। अगर एबीपी सर्वे के मुताबिक अगर सपा में स्प्लिट होती है तो एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन क्या बीजेपी के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन 2014 से नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के वोट बीजेपी को 2014 में मिले, 73 सांसद उनके बने, अगर वहां से वहां तक वो परफॉर्मेंस नहीं ला पाई तो इसको कैसे एनालाइज किया जाएगा? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। सुरेंद्र भदौड़िया जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर्वे की मेथोडोलॉजी क्या होती है, क्योंकि ये सर्वे मेरी संस्था ने किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो हमारी वेबसाइट पे दी हुई है और ये हम बराबर कहते रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये बताना नहीं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बल्कि ये भी बताना है कि सर्वे के माध्यम से भारत की राजनीति को किस तरह से बहुत और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो सर्वे को कम से कम मैं एक जवाब के तौर पर नहीं लेता, सवाल के तौर पर लेता हूं और इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित भी किया गया है कि ये जो नए सवाल इस सर्वे में से निकल कर आए हैं उन पर
पर हम बात कर सकें। ये तो तकनीकी पक्ष हो गया। जो सवाल आपने पूछा है, और अगर आप जाएंगे तो जैसे आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है, वाकई इसको 2014 के जो आंकड़े थे उसके साथ में तुलना करके देखा जाना चाहिए। और हमारा जो सर्वे है CSDS का, वो ये बता रहा है कि 2014 की तुलना में भाजपा को वो समर्थन नहीं है जो उस समय में मिला था। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही है कि अब जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर दरअसल जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो दो तरह की है, एक केंद्र सरकार के खिलाफ और एक राज्य सरकार के खिलाफ। तो ये एक कॉम्पिटेटिव एंटी इनकम्बेंसी का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है तो उसमें ये देखना होता है, ये हम हमेशा टोटल में नहीं देखना चाहिए सर्वे को, और ना ही इस तरह के एनालिसिस को आपको कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर दे जाकर देखना पड़ेगा। जैसे कहा कि भाई इतने % वोट, फॉर एग्जांपल 30% वोट अगर सभी पार्टियां दावा 27 से 30 का अगर कोई रेशो बन रहा है मेन पॉलिटिकल पार्टीज में, उनका जो कन्वर्जन होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर होगा। तो अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर तिकोने मुकाबले बनते हैं और अगर कोई भी गठबंधन नहीं बनता है और अगर समाजवादी पार्टी में तोड़ हो जाता है तो निसंदेह बीजेपी की सीटें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम तुलना करें 2014 की, जब हम तुलना करें 2014 की और अब की, तो हमको एक और बात याद रखनी चाहिए। तब बहुत सटीक बात वो ये कि डीमोनेटाइजेशन, सारी विकास नीतियां और विकास नीतियों के साथ में एक ऐसा कदम जिसने प्रत्येक व्यक्ति को अंदर से प्रभावित किया है, तो उसको आप कैसे अपने राजनीतिक एजेंडा में उतारेंगे, दोनों पार्टियों को, भाजपा के लिए भी और भाजपा के विरोधियों के लिए भी ये दिलचस्प होगा कि वो डीमोनेटाइजेशन को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। और संजय सिंह की इसमें टिप्पणी ले लेते हैं। संजय सिंह जी, एक और चीज जो निकल कर आ रही है, और राज्यों के भी सर्वेज आएंगे, लेकिन पूरे मुकाबले में क्या ये चुनाव भी बहुत ही पर्सनालिटी ड्रिवन होने वाले हैं, यानी जो चेहरा है हर पार्टी का वो मायने रखेगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी खुद कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, वो अपने आप को आगे रख रहे हैं। अखिलेश एक बड़ा चेहरा है, बहन मायावती अपना दावा कर रही है एज अ फेस, पंजाब में कप्तान अमरिंदर सामने आ रहे हैं। तो क्या ये पर्सनालिटीज पर भी निर्भर करेगा कि चुनाव में क्या होता है? देखिए तमन्ना, काफी समय से हमारे यहाँ जो चुनाव है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत होते हैं, लेकिन चुनाव का फॉर्म जो है वो प्रेसिडेंशियल हो गया है। वो चाहे स्टेट के इलेक्शन हो या सेंटर के इलेक्शन हो। स्टेट के इलेक्शन आप देख लीजिए, पहले यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या बाकी अन्य राज्यों के जो चुनाव हुए, एक्सेप्ट फॉर अगर आप कहेंगे तो महाराष्ट्र और आप हरियाणा का अगर चुनाव हटा दें, तो ब्रॉडली पूरा का पूरा चुनाव का पैटर्न जो है वो प्रेसिडेंशियल है, जिसमें चेहरे के तर्ज पे वोट होता है। और मोदी कई राज्यों में मतलब एक अपने पर्सनालिटी के दम पे, जहां पे उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट पहले से घोषित नहीं थे, वहां चुनाव को निकाल करके ले गए। बिहार में वो उसमें चूक गए, वहां सामने एक सशक्त चेहरा था। दूसरी चीज ये जो है, जो आप ये सर्वे की बात करें, देखिए सर्वे की मेथोडोलॉजी जो भी होगी CSDS के या अन्य लोगों की, मेरा एक चीज मानना है, अगर चुनाव का पैटर्न पिछले काफी समय से देख लें तो जनता जहां भी वोट कर रही है वो डिसाइसिव वोट कर रही है। तो हंग असेंबली की गुंजाइश मेरे हिसाब से कहीं भी किसी प्रदेश में नहीं है। आप चाहे, और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, आजकल प्रो इनकम्बेंसी पे वोट हो रहा है कई जगह। जहां प्रो इनकम्बेंसी पे हो रहा है, आप देखिए कई स्टेट्स में जहां मेजॉरिटी थिन थी जिस पार्टी की, वो पार्टी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आई है। चाहे मान लीजिए वहां सपा, मतलब लगता है कि खुद ही ऐसी कुल्हाड़ी पांव पे मार रही है कि सपा जाने के कगार पे हो, या वो बीजेपी के लिए हो या BSP के लिए हो, वो मैंडेट डिसाइसिव होगा। मतलब ये हमारी एक मान्यता है। अब आगे कैसे चुनाव हो जाता है वो चुनाव में जाने के बाद दिखेगा। जो ये इलेक्शन सिनेरियो है पर्टिकुलरली इन यूपी, वो बड़ा इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है अगर आप चारों पार्टियों के लिए देखें। मतलब सपा में इस समय तक क्लैरिटी नहीं है। संजीव मिश्रा जी एक बहुत बहादुर प्रवक्ता हैं। मतलब अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है आज के डेट में, उसकी क्लैरिटी नहीं है। पार्टी का सिंबल किसके पास रहेगा उसकी क्लैरिटी नहीं है। किस नाम से वो चुनाव में जाएंगे, ये सब एज्यूमिंग। लेकिन इसके बावजूद संजय सिंह जी, हैरत इस बात की है कि इसके बावजूद अगर इस CSDS की सर्वे की बात करें, और हिलाल इस पर और रोशनी डालेंगे कि अगस्त में इन्होंने यही सर्वे किया, फिर दिसंबर में किया, और दोनों सर्वेज में सपा के वोट शेयर में अंतर नहीं है, 30% का ही वोट शेयर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है कि जो परिवार में लड़ाई है उसका असर क्या वोटरों पर नहीं पड़ रहा है?
देखिए, सपा का एक बेस जो है वो एक कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट है, जो स्ट्रांग सपोर्ट जहां से वो गैदर करते हैं। वो लोग अभी भी मतलब उस चीज को देख रहे हैं। यादव लास्ट तक सपा के साथ रहेगा। इस केस में ही वहां से हट सकता है जब उनको लगा कि ये पार्टी पूरी तरह फिनिश हो जाएगी और बसपा सत्ता में आ रही, तब शायद वो बीजेपी की तरफ सोचे। मुस्लिम अभी भी सपा को आशा भरी निगाह से देख रहा है। अगर उसे लगेगा कि बिल्कुल ही ये नाकामयाब हो जाएंगे, वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तब वो बसपा की तरफ जा सकती है। तो ये कम्युनिटी और कास्ट बेस्ड सपोर्ट जो होता है, जो चुनाव जीतती है कोई पार्टी, वो सपोर्ट बेस से ऊपर जब इंक्रीमेंटल वोट्स उसके पास आते हैं, बाकी कम्युनिटी। देखिए, आपने बात की मुस्लिम्स की और हिलाल भी इस पर आना चाहते, लेकिन हिलाल इसी सर्वे में, मैं CSDS की सर्वे की बात कर रही हूँ, अगस्त और दिसंबर के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अंतर है। अगस्त में और दिसंबर के बीच में सपा के लिए जितने मुसलमानों का वोट आका गया है वो 8% गिरा है, 54 पर है, और बीजेपी के लिए बढ़ा है। बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट 5% बढ़ा है। ये आप हमें समझा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एग्रीगेट देखेंगे, नहीं, संजय भाई की बात से मैं एक बात से मैं सहमत हूं, एक बात से थोड़ा सा असहमत हूं, और मैं सहमत उनके जो डिसाइसिव वोटिंग की वो बात कर रहे हैं, वो बात काफी हद तक मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, लेकिन डिसाइसिव तभी होता है जबकि आपके पास में एक, जैसे बिहार वाला एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके पास में कोई तर्क हो देने के लिए और कोई महागठबंधन टाइप की कोई चीज बने, वैसा यूपी में नहीं दिख रहा है। इसलिए जो फ्रैक्चर्ड सोशल कैटेगरीज हैं उन्हीं से रिस्पॉन्स आएगा। जो आपका सवाल है वो ये कि ये मानना कि मुसलमान और बीजेपी एक दूसरे के बिल्कुल अलग है, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 2014 में भी और उसके बाद भी पूरे देश में जहां जहां हमने सर्वेक्षण किया है वहां ये पाया है कि एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका भाजपा को वोट देता रहा है। तो लेकिन इस बीच में क्या हुआ है, देखिए बहुत दिलचस्प है कि जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल ऊपर के स्तर पर नहीं होती है, बल्कि अभी जो बात संजय भाई ने भी बोली है कि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे कार्यकर्ता के स्तर पर भी लड़ाई होती है, और तब आप देखते हैं कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी में कौन ऐसा व्यक्ति जो जीतने वाला है, और आपकी कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है उस समय में। कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है यूपी में मुसलमानों के बीच में भी। तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। इस समय मेरे पास में वो आंकड़े नहीं है कि हम ये बता पाए कि कास्ट के आधार पर जो निचले मुस्लिम तबके हैं वो किस तरफ जाते हैं। उससे हम ये बात का अंदाजा, क्योंकि पिछले चुनाव में ये बात बहुत पसमंदा वाला जो सवाल है वो यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सवाल बना है, हमेशा था, छुपा हुआ था, अब मुखर तौर पर सामने आया है। तो जातिगत जो समीकरण है मुसलमानों के बीच में, उसका भी एक प्रभाव है। इस बीच में कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो कि देखिए ये जो जैसे मैंने कहा कि कार्यकर्ता स्तर पर, नीचे के स्तर पर चीजें कैसे बदल रही हैं, उसका रिफ्लेक्शन होता है सर्वे। नहीं, और इस वक्त हमें एग्रीगेट की बजाय तोड़ कर देखना चाहिए। और आज जब हम सर्वे में भी और आमतौर पर यूपी की बात हम करते हैं, चुनावों की बात जाति और धर्म के संदर्भ में, ऐसे समय पर जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसे बेसिस पर वोट नहीं मांग सकते, और इसलिए सुधींद्र भदौरिया जी से मेरा सवाल है, आपकी नेता मायावती जी ने साफ कहा है कि मुसलमान सपा को अपना वोट देकर उसे वेस्ट ना करें। आज के बाद क्या वो ऐसे बयान कर पाएंगी, क्योंकि आज से कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया है? देखिए, दो चीजें मैं बतला दूं। हमने जो चुनाव में टिकट दिए हैं और जिसके बारे में बहन मायावती जी ने पूरे देश के सामने रखा, और ये केवल चुनाव के वक्त के लिए नहीं है, हमेशा के लिए वक्त रहता है जो नियम और कायदे होते हैं। उन्होंने देश के सामने स्पष्ट किया कि हमारे बारे में ये चार्ज था तो केवल एक ही जाति की पार्टी है, एक ही समुदाय की पार्टी है, तो हम सब समाज की पार्टी हैं, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। और हमने इतने जो धर्म के लोग हैं, समूहों के लोग हैं, सबको हमारी पार्टी सम्मानित करती है और हम उनका सशक्तिकरण चाहते हैं। इस बात को हम बहुत साफ ढंग से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दूसरी चीज जो हम पर ये कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा है, जहां तक बहुजन समाज पार्टी है इसके समर्थकों तक ये लोग पहुंचते नहीं हैं। ये केवल उन्हीं लोगों का सर्वे करते हैं जो वास्तव में वोकल और आर्टिकुलेट और वो लोग हैं, और हमारे वोटर तो दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, पसमंदा हैं, और वो लोग आपको दिखाएंगे चुनाव के बाद कितनी बड़ी ताकत में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलता है, और किस तरह से बहन मायावती जी सर्ज अहेड करेंगे इस पूरे चुनाव के अंदर, आने वाले चुनाव के जब परिणाम निकलेंगे। ओके, ठीक है, हम अच्छा
ओके हिलाल, आप अग्री नहीं करते, लेकिन कैसे कौन से वोटरों की एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। I have a view of opinion, he may not agree. He has a right to have a different opinion. उनको अपना अधिकार है, मुझे अपना अधिकार है। बिल्कुल। हाँ, नहीं हिलाल जी को पूरा अधिकार है अपना व्यू पॉइंट रखने का। नहीं, क्योंकि उनकी संस्था ने सर्वे किया है, मुझे अपना नहीं, क्योंकि उनकी संस्था ने सर्वे किया है, और तो वो शायद उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आपकी बात पर। जी हिलाल, इनकी संस्था ने पहले भी किया था, क्यों गलत हुआ? इनसे पूछिए, इनकी संस्था ने उनको बोलने दीजिए, सुधीर जी उनको बोलने दीजिए। ओके, उनको बोलने दीजिए। नहीं, ये सवाल देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये सवाल बहुत ही ज्यादा सही सवाल है कि आखिर किन लोगों के पास हमने जाकर सर्वेक्षण किया। हमारे सर्वेक्षण में उतने ही जितनी जनसंख्या दलितों की है, दलित मैं नहीं कहूंगा, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज की है, हमारे सर्वेक्षण में उतने ही वोटर्स के पास जाकर ये सवाल पूछा गया है। और ये जो है, ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये रुझान है। आप केवल हम ये सवाल पूछ रहे हैं, और इस सवाल का कभी कतई तौर पे ये नहीं लगाना चाहिए कि ये परिणाम है। अब आप केवल इस प्रक्रिया को अगर जानना चाहते हैं तो उस पर अलग से बात की जा सकती है। नहीं, वो प्रक्रिया पे नहीं जाएंगे आप। सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सवाल है कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है, और ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, ये फाइनल कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे जो निकल कर आया है, और नरेंद्र तनेजा जी इससे जो निकल कर आया, और आज जो हमारा बड़ा सवाल है उस पर आते हैं, क्या इन नतीजों को मोदी सरकार के परीक्षा के रूप में देखा जाएगा? तमन्ना, इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चूंकि आपने शुरू में कहा था ये बहस आज हम उत्तर प्रदेश पे कर रहे हैं, हालांकि हमने 12 मिनट सर्वे पे ही बहस करना शुरू कर दिया, सर्वे कैसे होता है वगैरह। उत्तर प्रदेश पे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार है या परिवारवादी लोगों की सरकार है, वहां पे उस पे हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे इकोनॉमिक इंडिकेटर हो, पॉलिटिकल इंडिकेटर हो, इकोनॉमिक, ठीक है, अब आप बीच में ना बोलें तो अच्छा रहेगा, आप बोलना चाहें तो ये आपकी संस्कृति है, आपकी सोच है, आपकी सभ्यता, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी इंडिकेटर पे आप लेना, इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर, पॉलिटिकल इंडिकेटर, कल्चरल इंडिकेटर, हर एक के अंदर उत्तर प्रदेश को कम से कम 14-15 साल पीछे फेंक दिया गया। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में भी उठा करके देख लीजिए, कल का देख लीजिए, परसों का देख लीजिए, कोई दिन खाली नहीं जाता, दिन दहाड़े में हत्याएं नहीं होती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि उत्तर प्रदेश में हमारा यह है कि 73 सीटें 2014 में हमारे को मिली थी। क्या यह संभव है किसी भी राजनीतिक दल के लिए 73 सीटें लोकसभा की जीतना बिना मुस्लिम भाई बहनों के सपोर्ट के? संभव नहीं है। हम ये धर्म और ये जाति, हम इस हिसाब से उत्तर प्रदेश या देश को देखते ही नहीं है। हमारा यह है कि जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, आगे बढ़ना संभव नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या ये आपकी सरकार जो केंद्र में है उस पर एक रेफरेंडम है? तमन्ना, मुझे भी मौका दीजिए भाई। तमन्ना देखिए, ये इलेक्शन स्टेट में हो रहा है, और केंद्र का जो सारा सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की देश की जनता जानती है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं वो एक दूसरे तरीके से वोट देती है, केंद्र के होते हैं दूसरे तरह से वोट देती है। उत्तर प्रदेश को उनको ये समझ में आ गया कि केंद्र में इतनी एफिशिएंट होशियार सरकार है, उत्तर प्रदेश में चूंकि वहां कुछ है नहीं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और लूट मची हुई है, कोई अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है तो कोई एमएलए की टिकट बेच रहा है। तो ऐसे में ये फोकस उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ये जो भी होने वाला है, जो सबसे बड़ा विकल्प लोगों को दिख रहा है, वो स्पष्ट हो चुका है वहां पे। नहीं, तनेजा जी, ये देखिए, ये जो थ्योरी है आपको याद होगा नोटबंदी के बाद, और फिर आप अपनी बात कहिए, फिर संजीव मिश्रा के पास चलेंगे। लेकिन नोटबंदी के बाद आपको याद होगा कि कई जगहों पर म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए थे, कहीं पर बाईपोल हुए थे, और उनमें आपकी पार्टी को जब जीत मिली तो आपके पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि देखो किस तरह का समर्थन है लोगों का नोटबंदी के लिए। उसी थ्योरी से क्यों ना माना जाए कि जो भी उत्तर प्रदेश में होगा वो एक तरह से लोगों की राय बताता है कि नोटबंदी पर उनकी क्या राय है, या सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या राय है, या आपकी गवर्नेंस पर क्या राय है। बहुत अच्छा, वही मापदंड होगा ना। बहुत अच्छा पॉइंट लगाया। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल तमन्ना, मैं सहमत हूं आप जो कह रही हैं। हमने ये कहा था महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि हमारी वहां सरकार है, राज्य सरकार हमारी है। हमने कहा था गुजरात के बारे में, क्योंकि सरकार हमारी है वहां पे, इसलिए हमने बोला था वो। हमने ये नहीं कहा था कि वो केंद्र पे रेफरेंडम हो गया। और जो जहां तक ये बात रही, आपका जो मूल वो रहा है, आपने इतने समय कांग्रेस पे लगाया, अरे ना किसी 3 न 13 में
कांग्रेस है ही नहीं। राहुल गांधी जी बेचारे ढूंढते पड़े, कांग्रेस नहीं मिली तो लंदन चले गए। पूरा देश आज चर्चा कर रहा है इलेक्शन के बारे में, वो लंदन में बैठ के हॉलीडे मचा रहे हैं। तो अगर बिल्कुल पॉइंटलेस है कांग्रेस, तो आप क्यों बात कर रहे हैं फिर कांग्रेस पार्टी की? अगर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पॉइंटलेस है तो फिर आप क्यों उस पर ध्यान भटका रहे हैं? तमन्ना हम आपके लिए बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पे एक सेकंड भी व्यर्थ ना करें। वो किसी 3-13 अगली बार मैं आपसे पूछूंगी सर किस किस को बुलाया जाए। तनेजा जी आपसे पूरी लिस्ट अप्रूव करा लूंगी। एक मिनट, संजीव मिश्रा जी इस बात पर आइए। क्यों करती हैं? मैंने ये नहीं कहा कि आप अप्रूव कराइए। आप सरकास्टिक कमेंट बीजेपी पे ही उनको रोकिए तो। अच्छा संजीव मिश्रा जी, बीजेपी का प्रवक्ता आए तो सरकास्टिक नहीं संजीव मिश्रा जी मेरा मतलब ये नहीं था। आपने उठा के मुझे विलन बना दिया। नहीं ओके अरे भाई रुकिए। संजीव मिश्रा जी, क्या इन चुनावों को जैसे हम अग्नि परीक्षा बता रहे हैं मोदी सरकार के लिए भी होगी एक तर्ज पर, लेकिन आपकी पार्टी के लिए और खास करके अखिलेश के लिए कितनी जरूरी है? क्योंकि यहां से उनका एक तरह से पॉलिटिकल कमिंग ऑफ एज होगा। या तो वो नाता तोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, या फिर उसी एक कुनबे में क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? कितना महत्वपूर्ण है? देखिए तमन्ना जी, इसके लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो संजय सिंह जी ने जो बात कही, मैं उनसे थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अजीब सी कही कि समाजवादी पार्टी पर्टिकुलर कास्ट बेस जो है वो पॉलिटिक्स में आ रही है। अहमद साहब ने कहा कि ये इस तरीके से हमने सर्वे किया है कि जो भी वोट बैंक हमारा है उस वोट बैंक के आधार पर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये आपने भी कहा। मैं एक चीज बहुत साफ सी कहना चाहता हूं, 4.5-5 साल में जो अखिलेश यादव जी ने डेवलपमेंट किया है, अगर मेट्रो बनी है तो मेट्रो में कौन सफर करेगा ये तय करना नहीं है कि कौन सी जाति के व्यक्ति करेंगे। अगर हमने लैपटॉप बांटे हैं तो ये तय नहीं किया पैमाना कि किस पर्टिकुलर जाति के लोगों को देना है। अगर हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो ये उसमें तय नहीं कर पाएगा कोई कि किसकी गाड़ियां ही चलेंगी। तो इसलिए एक बहुत साफ सी बात है, अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अगर इंटरनेशनल स्टेडियम्स बन रहे हैं, तो वो उसका ये पैमाना नहीं है कि वहां कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। बात सही है। ये बात बहुत साफ सी है। सर्वे भी यही चीज दिखाते हैं। नहीं, सर्वे ये भी दिखा रहे हैं संजीव मिश्रा जी, सर्वे ये भी दिखा रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में फूट हुई तो जो अखिलेश वाला दल होगा, अगर ऐसा स्प्लिट हुआ तो उनको 82 से 92 सीट मिलेंगे और मुलायम जी वाले दल को 9 से 15 सीट, यानी कुल मिलाकर भी जो उनकी टोटल स्ट्रेंथ होगी वो 7 में रहकर जो होगी उससे कम होगी। अब ऐसी स्थिति को आप अवॉइड कैसे करेंगे? नहीं देखिए तमन्ना जी, बहुत साफ सी बात है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे ये बात कही है कि जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलना, क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है और पूरे के पूरे समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि नेताजी और मुख्यमंत्री जी मिलकर के ही चुनाव 2017 का लड़े। इसलिए बहुत साफ सी बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी और वो मुझे लगता है कि 12-24 घंटे के अंदर ऐसे हालात बनेंगे। और ये जो दल हैं, खासतौर से तनेजा जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, इनको तो लग रहा है जैसे कोई और दल है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, केवल इन्हीं का दल है। तो मैं बता दूं आपको, 2014 में जिन मुद्दों पर आपने मिश्रा जी आप अखिलेश वाले कौन सा ऐसा मुद्दा है? अब रुकिए आप तनेजा जी, आपके बीच में मैं बोलता हूं तो आप बड़े तेज बोलते हो। अब थोड़ा रुकिए, ज्ञानशील एकता वाले दल के लोग हो, थोड़ा संयम रखिए। आपका व्याकुल होना मैं समझ सकता हूं, व्याकुल आप हो रहे मैं समझ सकता हूं। अभी 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बोल रहे थे तो वो भी बड़े आप लोगों की तरफ भी उनको मालूम चल गया था। अरे आप 50 करोड़ रुपए लगाने के बाद, और मैं तो ये बताइए 50 करोड़ रुपए की जो कौन से घटक के लखनऊ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटीएम से पेमेंट किया या पेटीएम से पेमेंट किया? इस वक्त एक सर्वे के मुताबिक जो भी घटक के हैं उनको सबसे ज्यादा वोट शेयर मिल रहे हैं। क्या ये रहेगा या नहीं, ये सवाल है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक और बड़े मुद्दे पर आएंगे जो आज उठा है। चुनाव के डेट के ऐलान के बाद 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बजट को आप 1 फरवरी को ना होने दें, क्योंकि इसका फायदा केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी को मिलेगा चुनावों में। क्या ये जो उनकी मांग है ये जायज है? इस पर हम आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं।
5 राज्यों में चुनाव के आज ऐलान हो गए हैं। कौन से डेट पर ये चुनाव होंगे और 11 मार्च को इनके रिजल्ट्स आएंगे। उत्तर प्रदेश उनमें से सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख राज्य माना जा सकता है सत्ता के लिहाज से। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या 5 राज्यों के चुनाव मोदी सरकार की परीक्षा मानी जाएगी? इस पर आप अपनी राय जरूर दें। आइए आते हैं हम फिर से डिबेट में। रामकृपाल जी, जो सवाल हमने ब्रेक के पहले रखा था, आज ऑपोजिशन पार्टियां कह रही है कि 1 फरवरी को बजट ना हो, इससे काफी असर पड़ेगा। क्या ये इनकी चिंता जायज है आपके मुताबिक? तमन्ना जी, मैं एक लाइन में कह दूं, हालांकि मैं इससे पहले कुछ कहना चाहता था, चूंकि शुरू में आपने पंजाब का भी जिक्र किया था, उत्तर प्रदेश का, मेरे दिमाग से उतर गया और आपने भी फिर दोबारा मौका नहीं दिया। एक लाइन में पंजाब के बारे में भी कह दूं, चूंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया था, मैंने उत्तर प्रदेश संदर्भ में। पंजाब की जो कांग्रेस है वो दिल्ली की कांग्रेस नहीं है। पंजाब की कांग्रेस मजबूत कांग्रेस है, और जो आज आप तिकोना मुकाबला जो अभी सीएसडी और डीएस का जो आप देख रही हैं, पंजाब में आप पार्टी अगर नहीं होती तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट डिवाइड होने के चांसेस कम थे। आज अगर उस तरह से डिवाइड होंगे, जो कि दिल्ली का हाल नहीं, या तो फिर आप पार्टी बिल्कुल दिल्ली जैसी हो जाए, दिल्ली की कांग्रेस हो जाए, सारा कांग्रेस के पास चला जाए, जो कि संभव नहीं लगता, या कांग्रेस वहां पे, जैसे मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस आप दिल्ली जैसी कांग्रेस नहीं है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी के वोट डिवाइड होंगे तो अकाली दल और बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई है, वैसे पंजाब में भी है। बड़ा मुश्किल है कहना, इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड होंगे तो हो सकता है कि जिस पार्टी को जी रामकृपाल जी, बजट पर जो मुझसे आपने सवाल किया है, जी मेरा एक सवाल है कि 1 तारीख को बजट पेश होगा, ये बात क्या अपोजिशन को मालूम नहीं थी? और ये पता नहीं था अपोजिशन को कि बाकी यूपी को छोड़ के 4 विधानसभाओं के विधानसभा का गठन मार्च में ही होना है? तो जाहिर सी बात है कि उसकी घोषणा या तो दिसंबर लास्ट में होगी या जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। तो जो चीजें मालूम थी, अगर वो, तो इसके बारे में ये पुण्य विचार उनको पहले क्यों नहीं आए? आप ये बताइए ना कि इसमें कौन सा नया फैक्ट है जो अचानक डेवलप हुआ है? संजीव मिश्रा, आप इसका जवाब दे पाएंगे? क्योंकि आपके नेता नरेश अग्रवाल ने आज सीधे तौर पर कहा है कि इससे फायदा होगा बीजेपी को। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है कि नोटबंदी के चलते और अन्य कारणों के चलते बीजेपी को चुनावों में फायदा नहीं होना है, तो बजट से क्यों डर रहे हैं? देखिए, बहुत साफ सी बात है, रामकृपाल जी की बात अपनी जगह बिल्कुल उचित है, लेकिन क्या इनको ये पता था कि चुनाव आयोग 4 तारीख को घोषित कर देगा 5 प्रदेशों के चुनाव की तिथियां? देखिए, बहुत साफ सी बात है, जो जिस तरीके से हो रहा है। जब 2 तारीख को उत्तर प्रदेश में राजधानी में लखनऊ में रैली होनी थी, तो इस रैली को बड़ा प्री प्लान्ड किया गया। रैली के बाद जिस तरीके से, मैं तो साफ सी बात है, चुनाव आयोग पर भी आप लगाता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोदी जी की रैली को होने दिया और उसके बाद इस तरीके का काम किया गया। और बहुत से साफ सी बात है, जिस तरीके से 15,000 बसें अगर पूरे देश आई हैं, और जिस तरीके से ओला और उबर जैसे टैक्सियों का दुरुपयोग किया गया, और 50 करोड़ रुपए अगर इस खाली रैली में लगाए गए, तो मैं तो साफ बात कहता हूं, यहाँ तनेजा जी बैठ, मुझे लगता है इनको उत्तर प्रदेश की जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। आइए लखनऊ, घूम जाइए उत्तर प्रदेश, और तब देखिए कि क्या स्थितियां हैं। हाँ, एक आरोप मेरा जरूर है, जो ये 50 करोड़ रुपए लगाए गए इस रैली के माध्यम से, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, तनेजा जी को अगर पता हो तो जरूर बताएंगे कि ये किससे, एटीएम से हुआ कि पीटीएम से हुआ, इसका जो निस्तारण हुआ, जो इसका पेमेंट किया गया। अगर इस बात को ये रख देंगे तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। नहीं, आपकी दिक्कत रैली से है, उस पर पैसे जितने खर्च हुए उससे है, या फिर बजट से है? क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि दिक्कत हर चीज बजट पर तो है, मैंने आरोप बिल्कुल स्पष्ट लगाया है कि 2 तारीख को मोदी जी की रैली के बाद जिस तरीके से प्री प्लान्ड इसकी घोषणा की गई है, ये निश्चित रूप से मिली भगत का काम है, और इस तनेजा जी, आपका उत्तर प्रदेश की जनता इनको माकूल जवाब देगी। देखिए तमन्ना, गैर जिम्मेदारी की एक हद होती है। हमारे कोई भी जो राष्ट्र होता है वो वही होता है कि वहां उनकी इंस्टीट्यूशंस क्या हैं।
इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है, और यहां एक पार्टी जिसको अपना भविष्य नहीं पता, जिसको अपना नेता नहीं पता, जो लड़ रही है दंगल का, वो इलेक्शन कमीशन को अरे नेता आपको नहीं पता है, उत्तर प्रदेश में चेहरा आपका नहीं है। अगर मोदी जी को चेहरा मानते हो तो क्या चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? जब ये चुप हो जाए तो मैं बोलूंगा तमन्ना, मैं ऐसा भी बहस नहीं करता। एक मिनट सवाल है बजट का, बजट पर आप बोलिए। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने ख्याल रखिए। ये भी सवाल था, ये भी सवाल था। संजीव मिश्रा जी सुन लीजिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को ये कहना कि उन्होंने ऐसा करा, मतलब उनको भी इन्होंने पॉलिटिसाइज कर लिया। ये वो पार्टी है जो किसी संस्था को नहीं मानती, सिर्फ दंगल करना यही इनका काम है। जितना जल्दी उत्तर प्रदेश इनसे जो है छूटेगा, इनसे छुट्टी मिलेगी, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा लखनऊ का विकास हो गया। मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता, आपसे ज्यादा पता है, मैं वहीं का रहने वाला। लखनऊ में एक मेट्रो खिलौना चला दिया, सुबह से लेकर सारे टेलीविजन चैनल पर तो आप दिखा रहे हो, 10 महीने हो गए, कितना दिखाओगे? खाली मेट्रो से विकास हो गया? 22 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की। आपका परिवार उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी रहता कमाया होगा, किसी भी बच्चे को आपकी लैपटॉप मिला होगा। अरे आपकी बात नहीं, क्या आपके नोटबंदी का जवाब देगा वो? आप लैपटॉप कर रहे हो, 22 करोड़ की जनता आपके दमन के नीचे कुचल रही है, किसान परेशान है, लोग मर रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या वाला मामला नहीं है। 22 लाख लैपटॉप आपने क्यों बनाई? अरे एक्सप्रेस वे क्यों बनाई? हमको भी पता है, एक्सप्रेस वे से जो एक्सप्रेस वे की दौलत का ही तो दंगल है। अरे एक्सप्रेस वे की दौलत जो आई उसी का तो दंगल है। पूरा परिवार पैसे के लिए तो लड़ रहा है। नहीं, इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल पर थोड़ा सा आते हैं, बजट के सवाल पर। और संजय सिंह बजट के सवाल पर मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ, क्योंकि दंगाई लोग हैं, दंगल करते हैं, दंगाई करते हैं, आप दंगाई लोग हैं, दंगल करते हैं बस। नहीं, एक मिनट संजय सिंह जी, बजट जब भी आता है, अगर उसके 3-4 महीने बाद भी कोई चुनाव हो तो उसे एक चुनावी बजट के रूप में आमतौर पर देखा जाता है। एक मिनट तनेजा जी और संजीव मिश्रा जी, एक मिनट। बजट जब भी होता है 28 तारीख को आमतौर पर होता है, 28 फरवरी को आमतौर पर एक चुनावी उसमें क्या माहौल है वो ढूंढते हैं एनालिस्ट। अगर अगला चुनाव नजदीक वाला 3-4-6 महीने दूर हो तब भी देखते हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद बजट आएगा और ये कह रहे हैं कि इसमें क्या कहेगी सरकार, इसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। ये कितना एक फेयर असेसमेंट है? देखिए तमन्ना, टू बिगिन विथ इसमें 2 पहलू हैं। एक, बजट का असर चुनावों पे पड़ सकता है, संभव है, पड़ सकता है। कोई भी सरकार जो चुनी हुई होती है राज्य में या केंद्र में, वो सरकार लोकप्रिय सरकार होती है और लोगों के लिए काम करती है, ये माना जाता है। और बजट में ऐसे प्रावधान होते हैं लेखा जोखा अकाउंट्स का देने के अलावा जो जनता को सीधे तौर पे प्रभावित करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि बजट जो है वो केंद्र सरकार का इस केस में हर साल दिया जाने वाला एक लेखा जोखा है जो दिया जाता है। इस बार एनुअल बजट और रेलवे बजट दोनों एक ही जनरल बजट में कंबाइन है। ये जो एग्जीक्यूटिव है उसका प्रेरोगेटिव है, एग्जीक्यूटिव का ये भी प्रेरोगेटिव है कि उसके लिए बजट सेशन कब बुलाया जाए। केंद्र सरकार ने बजट की जो तारीख है वो 28 से 1 तारीख कर दी है फरवरी से। ये चर्चा पिछले 6 महीने से चल रही है, क्योंकि हमारा जो बजट फरवरी के अंतिम दिन पे पेश किया जाता था 28 या 29 तारीख को, डिपेंडिंग ऑन कैसा वो साल है, उसके बाद वो बजट पास होते होते मई हो जाता है, मई का एंड हो जाता है और आप 1 अप्रैल से मई तक वोट ऑन अकाउंट पे चलते हैं, जो एक सही प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आपके 2 महीने तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने विजडम में मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है, ये सोचा कि उसको पीछे करना चाहिए जो लाजमी है और हर पार्टी को ये मालूम था कि 1 फरवरी से होने जा रहा है। एक दूसरी बात ये भी चल रही कि दिसंबर में उसको किया जाए, 31 दिसंबर से फाइनेंशियल ईयर लागू किया जाए। तो इसमें मतलब किसी भी पार्टी को क्या परेशानी हो सकती है? इलेक्शन कमीशन इस बीच में कहीं नहीं आएगा, चाहे जितने भी लोक लुभावने चीज आए। तीसरी बात यह है कि इस बार का जो बजट है ये पोस्ट डीमोनेटाइजेशन आ रहा है, जहां ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे मेजर्स ऐसे लिए जाएंगे क्योंकि बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। केंद्र ने एक बहुत ही हार्श कदम लिया है लोगों के बारे में, मतलब पैसे के बारे में, जो हर एक सिंगल इंडिविजुअल एग्जैक्टली संजय सिंह जी, जो नोटबंदी पर मरहम लगाया जाएगा इस बजट में, तमन्ना ये मान करके चला जा रहा है कि जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो फार्मर्स है,
है और जिसकी एक झलक हमने 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था उससे जाहिर होता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों का ये जो अपोजिशन है ये बेमानी है। ये सबके लिए ट्रू है। कभी कांग्रेस भी सत्ता में होती है, किसी समय में समाजवादी पार्टी मतलब जनता दल के साथ वहां पे सरकार में थी। ये हर पार्टी के लिए लागू होता है। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल, लेकिन इस बार और हिलाल इस बात पर कि चूंकि नोटबंदी पर मरहम लगाने का काम इस बजट में हो सकता है, क्या उसका असर फिर हम जाकर चुनावों में भी देखेंगे कि किस तरह से लोग वोट करते हैं? नहीं, निसंदेह। लेकिन मैं जो संजय जी की बात है उसमें सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि ये बजट को ये मानना कि ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक होता है, गलत है। बजट भी अपने आप में राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है और चुनाव का भी एक अंग हो ही जाता है, भले ही हमको ये कहने में नैतिकता के 10 सवाल हम उठा दें। जहां तक लोगों का बात है, देखिए हमारे सर्वेक्षण में हम जब से सर्वेक्षण कर रहे हैं तब से बराबर ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको विश्वास है लोकतंत्र पर, और रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे बराबर आते हैं इसी बात पर कि हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारी अपेक्षाएं हैं राज्य से, सरकार से, कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगी। उस नाते निसंदेह बजट का अपने तो बजट एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होने वाला है। अब सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पर है कि वो बजट में दिए गए भाषण को किस तरह से आर्टिकुलेट करती हैं पॉलिटिकल एजेंडा में। अगर केवल जैसे कि आज जो ये खत, मैं सभी से, रामकृपाल जी से भी सहमत हूं इस बात पर कि ये बात बहुत पहले से चल रही थी, तो आपके पास में दरअसल एक वैचारिक तौर पर आप तैयार नहीं हैं भाजपा का सामना करने के लिए। जो विपक्ष है उसके पास में तर्क नहीं है, और क्योंकि तर्क नहीं है इसलिए आप ऐसी तकनीकी पक्षों को लेकर अपना एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको अगर आप एजेंडा बनाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप उसको वोट की भाषा में परिवर्तित कर सकें। जी, तो संजीव मिश्रा जी, क्या टेक्निकल बातों पर आप अड़े हुए हैं? क्योंकि सारी जो विपक्ष की पार्टियां साथ में आई है इस बजट के मुद्दे पर, क्या ये एक तकनीकी बात है ताकि किसी तरह से रोड़ा आप अटकाए? क्योंकि हर स्टेट की कहानी अलग होने वाली है। देखिए, बहुत साफ सी बात है, रोड़ा अटकाने का काम हमारा नहीं है। हमें जो गलत लग रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार गलत कर रही है और करने जा रही है, हम अगर उसका अपोज कर रहे तो इसमें आपत्ति क्या है? और भारतीय जनता पार्टी इतनी अगर पाक साफ है, उसको अगर नोटबंदी पे अपने इतना गुमान है कि जनता 90% आज भी उनके साथ खड़ी, जो लाइन में खड़ी हुई है, तो वो बजट को आगे कर देते। इसमें दिक्कत क्या है? वो विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ती, और उसके बाद ही आपकी पूर्ण जी तनेजा जी। देखिए, जो बजट है तमन्ना, बजट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है और संसद के चुनाव नहीं हो रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि 2 महीने के लिए देश में सारा काम ठप कर दिया जाए, सब बंद कर दिया जाए क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सब कुछ ठप कर दिया जाए, और ये कहा जाए कि साहब ये जो बजट है ये 100% बस पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, पॉलिटिकल एक्ट होता है, बाकी इसमें कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियली कुछ नहीं होता। ये कहने का मतलब है। अच्छा, और दूसरा ये कहना है कि ये पहली बार हो रहा है। आज बजट की जहां तक बात है, उसकी तारीख की बात है, वो तो 6 महीने से उस पर डिस्कशन हो रहा है, और 3 महीने से ये बात हो रही है कि उसको 1 फरवरी को लाना है। और जहां तक ये बात है संस्थाओं की, देखिए आप सवाल पूछ रही थी समाजवादी पार्टी से, अरे जो इलेक्शन कमीशन को अपमानित शब्द इसके लिए प्रयोग कर सकता है, उसके लिए क्या सरकार, क्या संस्था, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या, ये तो किसी को मानते नहीं है। दंगाई लोग हैं, दंगल की बात करते हैं। तनेजा जी, लेकिन सवाल ये है कि बजट आएगा, अब उसमें किस तरह की चीजें आप लाते हैं? क्योंकि नोटबंदी के जो भी असर है उसको न्यूट्रलाइज करने की भी जरूरत है। और सबसे जो बड़ा सवाल हमने आज पूछा, संजीव मिश्रा जी माफ कीजिए आपका लाइन क्लियर नहीं है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा आज हमने सवाल पूछा और उसमें रामकृपाल जी की राय अंत में कि क्या 5 राज्यों की चुनाव मोदी सरकार की परीक्षा है। 75% लोग हमारे पोल में आज कह रहे हैं कि हाँ उनकी परीक्षा है। आप इसको किसी भी तरह से देखें, और जाहिर सी बात है रामकृपाल जी, अगर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा तो वो श्रेय लेंगे, नहीं रहा तो वो कहेंगे कि राज्य के चुनाव है, आप इसको क्यों जोड़कर देख रहे हैं? तमन्ना जी, ये तो विपक्ष ने ही कह दिया था कि ये जो नोटबंदी है ये एक तरह का रेफरेंडम होगा। ये विपक्ष ने ही ये बात कही हुई है। देखिए, मेरा ये कहना है कि किसी एक सवाल को हल करके कभी एग्जाम आप नहीं पास करते हैं। कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं होता है जिसपे सारी चुनाव लड़े जाते हों, लेकिन हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट होगा।
जो अगर अपोजिशन ये कह रहा है कि पूरी जनता दुखी है, पूरी जनता त्राय कर रही है और इलेक्शन में आपको सबक सिखाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए, ये तो दोनों ने कहा है कि हाँ नोटबंदी याद कीजिए, बिल्कुल याद कीजिए कि अखिलेश यादव ने कहा था कि बैंकों के सामने लाइन में खड़े लोग बहुत जल्द एक और लाइन में खड़े होंगे और केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगे। क्या वो सबक सिखाएंगे या समर्थन करेंगे, जो भी नतीजे होंगे इस संदर्भ में देखे जाएंगे जरूर, चाहे फिर पार्टियां उसे माने या ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ आवाज अड्डा की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।